बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो जो आपके सामने इस वक्त आई है और ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है और बहुत ज़्यादा मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि मैं कोई स्पीच वाली वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि अभी मेरा आपने देखा ही होगा कुकिंग वीडियोस चल रही हैं। तो उस टाइम पर मुझे ये बीच से समझे एक तरीक़े से कोई वीडियो अगर आती है तो वो कोई हाई डिमांड वीडियो ही होती है, उसके अलावा नहीं होती है। तो बस जी यहाँ पर भी लोगों के बहुत सारे मैसेजेस थे और उसमें जो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट चीज़ थी वो यही थी कि मसरूफियत बेतहाशा है, बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और एग्ज़ाम्स के साथ साथ वो कहते हैं ना कि माओं का तो अपनी सेहत का, अपने स्किन का, अपनी चीज़ों का, अपने टाइम का, हर चीज़ का समझ लें, अगर इसे आम उर्दू में बोलूँ तो कबाड़ा हुआ। तो बस यहाँ पर मदर्स का कहना यही रहा कि हम को कुछ इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट पे बताइए, हमें कुछ स्किन पे बताइए, हमें कुछ अपने डाइट के हिसाब से बताइए, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा हो चुका है कि हम जो लोग बैरून मुल्क रह रहे होते हैं उनके साथ यही होता है कि वो अपनी एक वेकेशंस जो होती हैं वो अपने होम कंट्री में जाते हैं और उधर गुजारते हैं, और वो बंदों का सबका समझे एक तरीके से टारगेट होता है कि जब हम उस वक्त जा रहे हों तो हम बिल्कुल आउट ऑफ शेप ना हों, ठीक है, स्किन भी हमारी ग्लो कर रही हो, बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिसको हम आम रूटीन में तो इग्नोर कर रहे होते हैं, बट जब हम कहीं जा रहे होते हैं ख़ासकर बहुत टाइम के बाद तो फिर हमें उन सब चीज़ों का बड़ा ख्याल आता है और उस वक्त होता यह है कि हम टाइम बहुत सारा ज़ाया कर चुके होते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें थी कि मोटापा बहुत है, एक चीज़, स्किन की प्रॉब्लम्स दूसरी चीज़, तीसरी ये कि बच्चों के एग्ज़ाम्स के साथ इन सब चीज़ों को मैनेज करना। तो अभी मैं आपसे सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर जो चीज़ मैं डिस्कस करूँगी वो मैं आपसे करूँगी मोटापे के बारे में, ठीक है। बल्कि डिस्कस करना तो खैर क्या कहूँ मैं आपको, क्योंकि माशाल्लाह आप सब लोग ही ज़हीन हैं, इंटेलिजेंट हैं और इस बारे में सब कुछ पता ही है डाइट के हिसाब से। और अगर आपने मेरे चैनल पर डाइट सीरीज़ देखी है तो यकीनन आप लोगों ने की होगी, अगर नहीं की है तो उसको ज्वाइन कीजिए और उसको कीजिए। तो बस यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगी या थोड़ी सी एक छोटी सी एक स्टोरी सुनाने के लिए बेसिकली मैं यहाँ पर आई हूँ। तो स्टोरी का लफ्ज़ सुनते ही आपके दिमाग में ये चीज़ आई होगी, स्टोरी तो बच्चे सुनते हैं, स्टोरी की ज़रूरत हमें नहीं बच्चों को होती है, जबकि स्टोरी की ज़रूरत हमें भी होती है और बच्चों को भी होती है, जबकि बच्चों से ज़्यादा हमें होती है, क्योंकि हम जिस टाइम फ्रेम में हो रहे होते हैं ना उस वक्त हमें मोटिवेशन स्पीच की या मोटिवेटेड लोगों से मिलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बस एक छोटी सी एक समझें एक स्टोरी है जो मैं आपको बताऊंगी, और उस स्टोरी में आपने क्या करना है कि अपने आप को उस ईगल की जगह पे आपने सेट करना है, ठीक है, क्योंकि एक स्टोरी एक ईगल की है। अब आप ये कहेंगे कि भाई इंसान और परिंदे का क्या मुकाबला? इंसान और परिंदे का मुकाबला यहाँ पर नहीं हो रहा है, बल्कि इंसान को समझाया जा रहा है कि जब ईगल ये सब कुछ कर सकता है तो आप क्यों नहीं, ठीक है। तो आपको पता ही होगा ईगल के बारे में कि ईगल जो है वो परिंदों में सबसे ज़्यादा उम्र लेकर आया हुआ होता है, उसकी बहुत लंबी उम्र होती है, यानी कि तकरीबन 70 साल तो उसकी उम्र हो। जब ईगल 40 साल का हो जाता है ना तो उसके ऊपर बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, और बुढ़ापा आने की जो उसके 3 साइन है ना, वो एक तो ये होता है कि उसके जो नेल्स होते हैं ना, वो पंजे जिसे कहेंगे हम, वो नीचे को मुड़ जाते हैं, ठीक है। दूसरा उसकी जो समझ लें चोंच होती है ना, चोंच वो नीचे को हो जाती है, घूम जाती है। और नंबर तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि वो उसके पर जो होते हैं ना वो गिरना शुरू हो जाते हैं। अब इनसे नुकसानात क्या होते हैं? सबसे पहला नुकसान, जब उसके पर नहीं रहेंगे, उसके पर झड़ जाएंगे तो वो फ्लाई नहीं कर सकेगा, जबकि कितना अच्छा ऊंचा उड़ने वाला ये परिंदा है, ठीक है। नंबर 2 चीज़, जब उसके समझे नेल्स नहीं होंगे तो वो किस तरीके से शिकार करेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो पंजों से पकड़ता है, वो भी नहीं कर पाएगा। अब उसके बाद अगर वो शिकार कर भी लिया उसने किसी सूरत से, जब उसकी समझ लें चोंच में ही डाउन हो चुकी होगी, बिल्कुल नोक वाली नहीं होगी, तो वो किस तरीके से खाएगा? तो अब उसके पास सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं। एक तो ये कि 40 साल की उम्र में इन सारी प्रॉब्लम को लेकर वो गोद में बैठा रहे, ठीक है, और फिर उसके बाद वो इसी तरीके से 50 साल में 55 साल में मर जाए, ठीक, 55 साल में 50 साल में मर जाए। लेकिन मरना तभी हो सकता है उसे 70 साल की ही ज़िंदगी गुजारनी हो, लेकिन बाकी के 30 साल वो इसी तरीके से मुर्दा की तरह से, समझ लें एक तरीके से अधमरा जिसे हम कहेंगे ना, उस तरीके से ज़िंदगी गुजारता रहे और पड़ा रहे। दूसरा रास्ता थोड़ा सा तकलीफ़दा है, बल्कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़दा है, लेकिन उससे वो रिफ़्रेश हो जाएगा। क्या है उसका दूसरा रास्ता? और जो कि ईगल करता है,
ईगल क्या करता है, वो उधर पहाड़ पे चला जाता है और वहाँ पे तकरीबन 150 दिन 150 दिन वो वहाँ पर रहता है और फिर वो इस पेनफुल प्रोसीजर से गुजरता है। अब पेनफुल प्रोसीजर क्या है? पेनफुल प्रोसीजर ये है कि वो क्या करता है, सबसे पहले अपनी चोंच को एक पहाड़ की चोटी से रगड़ रगड़ के तोड़ देता है। ठीक है, अब वो रगड़ता है, उसमें टाइम लगता है, तकलीफ होती है, फिर आखिर में वो उसको तोड़ देता है। ठीक है, और फिर जब वो तोड़ देता है तो उसके थोड़े दिनों के बाद वो दोबारा से नई चोंच आती है और बिल्कुल सही आती है। दूसरा स्टेप ये होता है कि अब जब उसकी चोंच नहीं आ गई, अब उस चोंच से वो अपने नाखूनों को खींच के उखाड़ देता है, क्योंकि नाखून भी उसके मुड़ने शुरू हो गए। अब उन नाखूनों में भी दम नहीं, तो तकलीफ ज़रूर होती है। ठीक है, वो सारा टाइम फ्रेम उसने अकेले जाके गुजारा ऊपर पहाड़ पर। ठीक है, वो सारे नाखूनों को नोच के उतार देता है, उखाड़ देता है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो दोबारा नए नाखून आ जाते हैं, यानी कि चोंच भी उसकी नई आ गई, नाखून भी उसके नए आ गए। अब बचे पर, विंग भी वो एक एक करके सारे उखाड़ देता है, और फिर उसके कुछ टाइम के बाद ये विंग्स भी उसके दोबारा आ जाते हैं। अब इस तरीके से इस सारे प्रोसीजर को करने में 150 दिन लगा, यानी कि 150 दिन उसको लग जाते हैं। 150 दिन वो सबसे दूर अकेला जाकर तकलीफ सहकर आता है, और क्या चीज़ के साथ आता है? एक नई ज़िंदगी के साथ, एक नई सेहत के साथ, ताकि अपनी बाकी की ज़िंदगी जो है वो एक अच्छी और पुरसुकून गुजार सके। तो वही बात मैं आपको कहूँगी यहाँ पर भी कि डाइटिंग करना माना कि ज़रा मुश्किल होता है, बच्चों के साथ बहुत नामुमकिनात में से भी होता है। और दूसरी बात ये कि जब होटलिंग्स हो रही हों, दावतें हो रही हों, कहीं जाना आना हो, कोई आपके यहाँ आ रहा है, तो माना मुमकिन नहीं है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, आप कर सकते हैं अगर आप दिमाग में ये ठान लें कि आपने करना है। और दूसरा ये कि आप अगर उसके नुकसानात को भी देखें कि आप, हमारा जो मोटापा, ओबेसिटी हुआ या ओवरवेट हुआ, वो अगर हमें क्या क्या नुकसानात पहुंचा रहा है, अगर हम इन सारे नुकसानात को अपने सामने रखें और अपनी लाइफ को अच्छा गुजारना के लिए अगर हम थोड़ी सी तकलीफ उठा लें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा लें, थोड़ा सा अपनी समझ लें कि एक टीवी की लाइफ कह लें, मोबाइल वाली लाइफ कह लें, उन सब से थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपनी ज़ात, अपनी सेहत पे लगा लें, तो मैं नहीं समझती कि कोई घाटे का सौदा है। तो बस मैं आपको यही बात कहूँगी। अब आप एक और, मैं आपको ईगल की एक और कहानी भी सुनाऊँ। इस कहानी के साथ ही मुझे दूसरी कहानी भी ईगल की याद आ गई कि ईगल का आपको पता है बहुत तेज़ उड़ने वाला और बहुत ऊंचा उड़ने वाला परिंदा है ये। तो जब बारिश होती है ना, तो सारे परिंदे जितने भी हवा में उड़ रहे होते हैं ना, वो सारे अपने अपने घोंसलों में, अपने अपने शेल्टर में समझें, या अपने अपने शेड्स में जाने के लिए फौरन भागना शुरू हो जाते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ईगल भी ये करता है? ईगल भी तो एक परिंदा है ना? नहीं, ईगल ये नहीं करता। जहाँ बारिश होती है ना, ईगल अपनी उड़ान और तेज़ कर देता है। वो क्या करता है, ये बादल है ना, तो बादलों से ऊपर चला जाता है ताकि बारिश उसका कुछ बिगाड़ ना सके। तो वही हमें करना है। हमें लोगों की बातों को बिल्कुल नहीं सोचना कि हम मोटे हो रहे हैं, या अक्सर लोगों की ही वजह से हमें अपनी उड़ान ऊपर करनी है। ठीक है, लोगों की बातें ही हमें हमारी उड़ान ऊपर करने में मजबूर कर देती हैं, या हमारे लिए एक फ़ायदेमंद सौदा करा देती हैं। तो बस आपने क्या करना है, आपने अपना एक टारगेट बनाना है। ठीक है, अब आपने जैसे कि अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, तो 1 महीने बाद आपने चले जाना है। आपने 1 महीने का ये टारगेट बनाना है, और चाहे आंधी आए, तूफान आए, आपने इसको फॉलो करना है, अपने डाइट प्लान को। अब आपने क्या करना है, आपने जो मेरा डाइट प्लान सीरीज़ है ये लेना चाहें ये ले लें, कोई न्यूट्रिशनिस्ट को हायर करना चाहते हैं वो कर लीजिए, किसी हॉस्पिटल के ज़रिए भी आपको डाइटिशनिस्ट मिल जाएंगी, वो करना चाहें वो करें, लेकिन कुछ करें ज़रूर। अच्छा जी, अब मैं आपको 5 टिप्स फिंगर्स पे बता देती हूँ कि जो आप कुछ ना भी कर रहे हो ना तो भी कर लीजिएगा। नंबर 1, खाने के बीच में पानी नहीं पीना है। ठीक है। नंबर 2, 7 बजे के बाद खाना कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ पानी पीना है। बहुत ज़्यादा भूख लगे तो कोई फल खा लीजिएगा जो कि सिट्रस ना हो। ठीक है। नंबर 3, आपने कोई ना कोई हॉट ड्रिंक का मॉर्निंग में इस्तेमाल ज़रूर रखना है। ठीक है। नंबर 4, आपने दोपहर का खाना, रात का खाना, सुबह का नाश्ता, सारी चीज़ें टाइम पर लेनी है। नंबर 5,
کاربس نہیں لینے ہیں. یہ 5 چیزیں اگر آپ اپنی روٹین میں رکھ لیں گے تو ڈائٹنگ آٹومیٹکلی ہو جائے. ٹھیک ہے. اب اس چیزوں کو ڈائٹنگ کو ان 5 رولز کو ان 5 چیزوں کو کرنے کے لیے کوئی میں نہیں سمجھتی آپ کا ٹائم لگتا ہے ایکسٹرا ٹائم لگتا ہے یا آپ کے ہسبینڈ متاثر ہوں اس سے یا آپ کے بچے متاثر ہوں ان کی پڑھائی متاثر ہو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم یہ سب کچھ نہیں کرتے تو یہ ہماری اپنی غفلت ہے. اس میں بچوں کو قصوروار ٹھہرانا یا اپنے ہسبینڈ کو قصوروار ٹھہرانا یہ ہم جائز نہیں ہے. میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی اچھی بات ہے. تو ہم نے اپنا خیال خود رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میرے پاس جو دوسرے سوالات ہیں ایک تو ٹائم مینجمنٹ پر ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت جلد اس کے سمجھیں ایک پیاری سی آسان سی سمجھ لیں میں آپ کے لیے لے کے آؤں گی اسپیچ. اور دوسری چیز جو بہت اہم اور سمجھ لیں ڈائٹ کے بعد جو چیز لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے وہ اسکن کا پرابلم ہے. ٹھیک ہے. اور ہوتا یہی ہے کہ آپ کو اسکن کی سمجھ اس وقت آتی ہے جب آپ کا یہ ٹائم فریم گزر چکا ہوتا ہے. چہرے پہ آپ کے پمپلز ان کے نشان جھائیاں چیزیں آ چکے ہوتے ہیں. خود میرے اپنے بھی بہت دانے نکلے اور آج تک نکل رہے ہوتے ہیں. تو بس آپ نے کیا کرنا ہے ان کی کیئر کرنی ہے. اور اس کو کس طریقے سے کیئر کرنی ہے کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے اپنی کچن سے کرنا ہے. کیونکہ وہی بات ہے خواتین کا زیادہ تر ٹائم جو ہوتا ہے وہ کچن میں گزرتا ہے. تو یہ ساری ریمیڈیز بھی میں آپ کو کچن کے ہی تھرو بتاؤں گی. کچن میں کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو ٹائم دے سکتے ہیں اسکن کو. بہت جلد یہ اسکن سیریز بھی آپ لوگوں کے سامنے آنے والی ہے. آپ کے سارے سوالات کے جوابات امید کرتی ہوں اس سیریز میں آپ کو ملتے چلے جائیں گے. جس کے جو مسائل ہیں اس میں آپ لوگ ضرور اس کا جواب ملتا چلا جائے گا. تو بس اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور لازمی ایگل کی طرح تھوڑی سی تکلیف. ایگل نے تو بہت تکلیف اٹھائی تھی. آپ نے تھوڑی سی تکلیف اٹھانی ہے اور اپنا ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد بہت پیاری لائف آپ کا انتظار کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میسج کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا منو کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کسی اسپیچ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.